नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल एचवीएस स्टडीज़ में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए अगली एक वीडियो लेकर आ गया हूं जो कि एसएससी सीएचएसएल का एग्ज़ाम होने वाला है 4 से 13 अगस्त। उसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। पूरे क्वेश्चंस को हम डिटेल से पढ़ रहे हैं, एक एक कोना खंगालते हैं। आपको सारे एग्जाम्स में बेनिफिट देगा। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपसे अनुरोध है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके जरूर जाइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। इन विच ईयर डिड तेलंगाना बिकम द 29th स्टेट ऑफ इंडिया। देखिए, इस वक्त भारत देश में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, मतलब यूनियन टेरिटरी हैं। लेकिन यहां 29 स्टेट की बात कर रहा है। जब तेलंगाना बना था उस टाइम पे 29th स्टेट था। तो आपको इसी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा। लेकिन अब आपको यही नहीं पढ़ना है कि तेलंगाना ने 2014 में बन गया, नहीं। हमें सारे स्टेट्स जान लेने हैं कि सारे स्टेट्स का डेवलपमेंट ईयर, मतलब स्टेब्लिशमेंट ईयर कब रहा है। तो तेलंगाना का हमने जान लिया। आंध्र प्रदेश की जान लेते हैं। तो 1953 में इसको राज्य बनाया गया। गुजरात के बारे में जाने तो 1960 में, महाराष्ट्र 1960 में, केरला को 1956 में, नागालैंड को 1963 में, हरियाणा को 1966 में, कर्नाटक को 1956 में, हिमाचल प्रदेश को 1971 में, मणिपुर 1972, मेघालय भी 72 और सिक्किम 1975, मिजोरम 1987, अरुणाचल प्रदेश 1987, गोवा 1987, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड, ये तीनों के तीनों 2000 सन में बनाए गए और लास्ट में बनाया गया था तेलंगाना राज्य। तो इस तरीके से आपको पढ़ना है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, खुद से एक बार पढ़िए। 2-3 बार पढ़ेंगे तो रिवाइज हो जाएगा, और नहीं तो मेरी करंट अफेयर की वीडियो रेगुलर फॉलो कीजिए, वहां पर मैं आपको रिवाइज कराता ही रहता हूं। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट हैज द हाईएस्ट रिप्रेजेंटेशन इन लोकसभा। ये भी क्वेश्चन सीएचएसएल में लास्ट ईयर आया हुआ है। वहीं से मैं क्वेश्चन उठा के आपको सारे एस्पेक्ट्स उस क्वेश्चन के करा रहा हूं। तो यहां पर सबसे ज्यादा जिसकी पॉपुलेशन होती है उसी का सबसे ज्यादा लोकसभा में पार्ट है। तो आंसर हो जाएगा, हाईएस्ट पार्ट है लोकसभा में उत्तर प्रदेश का। कितना है यहां पर मैं आपको बताता हूं। देखिए, यहां पर आप यहां पर सारी सीट्स लगा रखी है, माफ कीजिएगा, यहां पर सारी सीट्स लगा रखी हैं। जैसे आंध्र प्रदेश में 25 सीट है, लेकिन हम उत्तर प्रदेश के बारे में जान ले तो 80 सीट्स हैं जो कि लोकसभा में उत्तर प्रदेश से आती हैं, मतलब हाईएस्ट है। आप देख लीजिए, कहीं पर भी आपको 80 नहीं, 80 से ऊपर नहीं दिखेगा। तो अरुणाचल प्रदेश, माफ कीजिएगा, आंध्र प्रदेश में 25 है, अरुणाचल प्रदेश में 2 है, असम में 14 है, बिहार में 40 हैं, छत्तीसगढ़ में 11 हैं, गोवा में 2 हैं, गुजरात में 26 हैं, हरियाणा में 10 हैं, हिमाचल प्रदेश में 3 हैं और जम्मू कश्मीर में 6 हैं, झारखंड में 24 हैं, कर्नाटक में 28 हैं, केरला में 20 हैं, मध्य प्रदेश में 28 है। आपको इस तरीके से पढ़ना नहीं है। जब मैं करंट अफेयर कराता हूं ये खुद रिवाइज कराता हूं, लेकिन अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो स्क्रीनशॉट इनका लेते रहिए। बेशक क्वेश्चंस का ना लीजिए, लेकिन जो डिटेल है उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और 1-2 बार आप खुद पढ़िएगा। आपको यकीन मानिए बहुत बेनिफिट देगा ये। महाराष्ट्र की 48 है, मणिपुर में 2 है, मेघालय में भी 2 है, मिजोरम में भी 2 है। जो नॉर्थ ईस्ट वाले हमारे स्टेट्स हैं उनकी तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मिजोरम में 1, नागालैंड में 1, ओडिशा में 21, पंजाब में 13, राजस्थान में 25, सिक्किम में 1, तमिलनाडु में 39, तेलंगाना में 17, त्रिपुरा में 2 और उत्तर प्रदेश में हाईएस्ट है 80 और उत्तराखंड में 5 है, वेस्ट बंगाल में 42 है। तो हाईएस्ट तो यहां पर आप जान गए कि 80 है उत्तर प्रदेश में, लेकिन सेकंड हाईएस्ट भी तो पूछा जा सकता है। तो आप बताएंगे महाराष्ट्र में सेकंड हाईएस्ट है, थर्ड हाईएस्ट भी पूछा जा सकता है आपसे, तो वेस्ट बंगाल को आप बताएंगे। इस तरीके से ही आपको पढ़ना होता है कोई भी क्वेश्चन को। आप ये नहीं कि क्वेश्चन का आंसर लेकर पढ़ें और चले जाएं आगे, नहीं, आपको सब कुछ उसके बारे में जानना है। जैसे ये क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग नेशन डिफीट इंडिया इन द सेमीफाइनल ऑफ द ओडीआई आईसीसी ओडीआई क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019। अब मान लीजिए कोई क्रिकेट का प्रेमी नहीं है, वो क्रिकेट नहीं देखता है, तो उसे कैसे पता होगा कि इंडिया किससे हार गया 2019 में सेमीफाइनल के वर्ल्ड कप में। मैं तो हूं, तो मेरे को तो मालूम है कि आंसर न्यूजीलैंड है।
लेकिन जो नहीं है वो कैसे पढ़े? वो अब ये क्वेश्चन उसके लिए छोड़ने वाला है, वो इसे नहीं करेगा, लेकिन उसे वो इतना जरूर पढ़ के गया होगा, ये वाला पूरा चार्ट, ये वाला पूरा चार्ट उसने क्यों पढ़ा होगा? क्योंकि ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना कि वर्ल्ड कप कब से स्टार्ट हुआ। तो 1975 से स्टार्ट हुआ, वेस्ट इंडीज ने ऑस्ट्रेलिया को हराया, इतना तो एटलीस्ट उसको जानना पड़ेगा। इंडिया कितनी बार जीता ये भी उसको पता करना पड़ेगा। 1983 में जो कि इंडिया जीता था वेस्ट इंडीज को हराकर, और इंडिया एक और बार जीता है 2011 में, धोनी की कप्तानी थी, और यहां पर 1983 में कपिल देव की कप्तानी थी। दोनों जगह उस जो क्रिकेट प्रेमी नहीं है उसको पढ़ना ही पड़ेगा। और बात करें तो सबसे हाईएस्ट बार कौन जीता है ये भी वो एटलीस्ट पढ़ेगा। तो 5 बार ऑस्ट्रेलिया सबसे हाईएस्ट बार जीता है, जैसे कि यहां एक बार देखिए 1987 में जीता, और 1999 में जीता, 2003 में जीता, 2007 में जीता, तो 4 हो चुके हैं, और ये 2015 में जीता। तो टोटल 5 बार ऑस्ट्रेलिया जीता हुआ है। और साथ ही साथ अपने पड़ोसी राज्यों के बारे में भी वो जान लेगा। तो पाकिस्तान 1992 में जीता है। इस तरीके से पढ़ना होता है अगर किसी को किसी खेल के बारे में नहीं ज्यादा दिलचस्पी है तो। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आपसे अनुरोध है इस ई बुक को भी जरूर परचेज करें, जो कि आपको एक फास्ट रिवीजन में हेल्प करने वाला है। 2000 क्वेश्चंस का कलेक्शन है, अलग अलग जो सब्जेक्ट हैं जीके के, उससे हमने मिलाकर एक बुक बना दी है, एक ई बुक बना दी है, जो कि आपको फास्ट रिवीजन में बहुत मदद करेगी। तो आप इसे परचेज कर लीजिए, सिर्फ 99 रुपीज की है। चलिए स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनपुट डिवाइस? तो आपको मालूम होना चाहिए इनपुट डिवाइस किसे कहते हैं। ऐसा कोई भी डिवाइस जिससे आप डेटा दे सकें वो होगा आपका इनपुट डिवाइस। जैसे कीबोर्ड, आप उसमें कोई क्लिक करते हैं तो उसमें आप डेटा दे रहे हैं ना, तो वो इनपुट डिवाइस हो गया। माउस, उससे आप डेटा दे रहे हैं, इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, तो वो क्या होगा आपका इनपुट डिवाइस। तो जिससे आप डेटा देंगे वो होगा हमारा इनपुट डिवाइस। वो आगे क्या बोल रहा है, दैट यूटिलाइजेस अ लाइट सेंसिटिव डिटेक्टर। तो ऐसा डिवाइस बताना है, ऐसा इनपुट डिवाइस बताना है जो कि लाइट, जो उसमें एक लाइट जल रही होगी, वो लाइट को सेंस कर करके हमें कुछ डिस्प्ले करेगा स्क्रीन में। जैसे देखिए मैं अभी आपको ये जो डिस्प्ले करा पा रहा हूं, ये किससे करा पा रहा हूं, ये मेरे पास कोई ना कोई पेन है, तो ये लाइट सेंसिटिव पेन है, मतलब इस एरिया को, वो देखो मैं बार बार रंग दे रहा हूं, कैसे रंग पा रहा हूं, मैं अपने पेन से ही तो कर रहा हूं। तो मेरे पास एक पेन है जिससे मैं अब ये आपकी स्क्रीन पे कुछ ना कुछ लिख रहा हूं, कुछ ना कुछ ऐसा लिख रहा हूं जो कि आपको दिख रहा है। तो आप बताओ OMR से आप लिखते हो क्या? ये तो एक शीट है जिससे आप पेपर अपना सॉल्व करते हो, बाद में आप वो कर दे, लेकिन ये भी एक इनपुट डिवाइस है, आप ये बात याद रखिएगा। तो ये नहीं है आंसर। जो ये अब दूसरे ऑप्शन है MICR, फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। तो ये क्या है? ये है, हम आपने चेक देखे होंगे, चेक में ना कुछ इस तरीके से नंबर्स लिखे होते हैं, 5 4, ऐसा बहुत अटपटा। 6 भी ऐसा नहीं होता, 6 ऐसा होता है, 6 इस तरीके का। तो ये चेक वाली जो नंबर्स हैं वो किस में लिखे होते हैं, किस इंक से लिखे होते हैं? MICR से, मतलब मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन से। तो ये क्या है? ये भी कुछ ऐसा नहीं है जिससे कि आपको कोई स्क्रीन में डिटेक्शन हो रहा हो, ये भी आंसर नहीं होगा। बार कोड, बार कोड आपने देखा हो तो इस तरीके की छोटी छोटी लाइन से बड़ी छोटी बड़ी छोटी बड़ी छोटी लाइन होती है, जिससे कि आप उस प्रोडक्ट की डिटेल निकाल सकते हैं। क्या आप किसी को स्क्रीन पर कुछ दिखाते हैं? उसमें भी नहीं दिखाते हैं। तो आंसर आपका हो जाएगा लाइट पेन। लाइट पेन एक ऐसा इनपुट डिवाइस है जो कि आपको कुछ डिटेक्ट, आपकी जो उस पेन की जो लाइट है उससे डिटेक्टर होता है, और वो आपकी स्क्रीन पे कुछ ना कुछ डिस्प्ले करता है। कुछ भी हो सकता है, आप ऑब्जेक्ट डिस्प्ले कर सकते हैं, आप कोई लाइन डिस्प्ले कर सकते हैं, कोई नंबर लिख सकते हैं। तो यहां पर आंसर हो जाएगा लाइट पेन। चलिए आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन। विच अमंग द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट माउंटेन हिल रेंज इन इंडिया? तो ये भी क्वेश्चन बहुत बार ये करीब करीब 8 बार, तो मैं जब एनालाइज कर रहा था तो ये CHSL में 8 बार पूछा गया है। मैंने 2000 से, जो सन 2000 से 2019 का पेपर में एनालाइज कर चुका था, आज मैंने 2020 का किया है, तो टोटल मिला के 8 से 9 बार ही मेरे को दिखा है। कई बार हो सकता है मैं जल्दी जल्दी एनालाइज कर रहा था तो क्या पता ना भी दिखा हो।
तो ये करीब करीब 8 बार पूछा गया, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको याद रखना है सबसे ओल्डेस्ट माउंटेन जो हमारे भारत देश की है वो कौन सी है, अरावली हिल्स है। लेकिन यहां पर ये क्वेश्चंस भी बहुत बार आए हैं कि हाईएस्ट पीक बताइए किसी भी रेंज की, तो ऐसे पूछा जा सकता है। जैसे अरावली रेंज की हाईएस्ट पीक के बारे में जाने तो गुरु शिखर है, सतपुरा रेंज की हाईएस्ट पीक धूपगढ़ है, काराकोरम की जो हाईएस्ट रेंज है, हाईएस्ट पीक है वो K2 है, और वेस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक अनाईमुडी है, नीलगिरी की हाईएस्ट पीक दादा बेटा है। तो ये सारी चीज मैंने बहुत एनालाइज करके आपके लिए बनाया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन है, हु वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन यूके व्हेन ब्रिटिश पार्लियामेंट पास्ड एन इंडिपेंडेंस बिल फॉर इंडिया इन जुलाई 1947। मतलब भारत को जब आजादी मिली ना, ये पूछ रहा है भारत को जब आजादी मिली तो उस समय पर कौन ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर था। तो ये क्वेश्चंस भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो क्लेमेंट एटली उस टाइम पे ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे जब भारत को आजादी मिली। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी आपको याद करने हैं। यहां पे आपके लिए आंसर लगा रखा है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी इज अ धूमल फोक डांस एसोसिएटेड। मतलब धूमल डांस फोक डांस कहां पर होता है ये आपको बताना है। तो आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। आपको मालूम होगा जम्मू कश्मीर 2019 में 31 अक्टूबर 2019 से एक केंद्र शासित यूनियन टेरिटरी बन चुका है। उससे पहले वो स्टेट था, और अभी यहां पर ये हमारे पास 3 यूनियन टेरिटरी है जहां पर विधानसभा है, मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली है। कौन कौन सी, जम्मू कश्मीर, दिल्ली और पौंडुचेरी। तो आंसर यहां पर आप समझ गए होंगे, दुमहल जो फोक डांस वो जम्मू कश्मीर में डांस किया जाता है। यहां पर मैंने बहुत सारी लिस्ट लगा रखी है, सारी नहीं बताऊंगा लेकिन सिर्फ आपको स्क्रीनशॉट का टाइम दूंगा। तो ये वाली बता देता हूं। भारतनाट्यम की बात करें तो तमिलनाडु में होता है, कथक की बात करें तो उत्तर प्रदेश में होता है, कुचिपुड़ी की बात करें तो आंध्र प्रदेश में होता है, ओडिसी उड़ीसा में, कथकली केरल में, सत्रिया असम में, मणिपुरी मणिपुर में, और मोहिनीअट्टम केरला में। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और यहां पर मैंने सारी लिस्ट लगा दी है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको एक बार जरूर रिवाइज करिएगा। ये भी ले लीजिए और ये भी। तो पूरी मैंने यहां पर लिस्ट लगा दी है, आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर एक बार खुद से पढ़ेंगे। बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी अगर मैं आपको एक एक करके एक्सप्लेन करने लग गया तो। चलिए बात करते हैं अगला क्वेश्चन, द अर्थक्वेक वेव रिकॉर्डेड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड। तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज होंगे, जो स्केल है रिचर स्केल है और सिज्मोग्राफ में। तो देखिए ये एक पैमाना है, इससे आप ये बताते हैं कि इतना मतलब मान लीजिए सेंटीमीटर है, जैसा स्केल होता है ना सेंटीमीटर में हम नापते हैं, तो ये आपको उसकी कैपेसिटी बताता है। ये रिकॉर्ड नहीं करता है, रिकॉर्ड कौन करता है, सिज्मोग्राफ। तो आपको आंसर डायरेक्टली पहुंचना है सिज्मोग्राफ में, आपको इससे कंफ्यूज नहीं होना। और बाकी 2 ऑप्शन तो ऐसे ही वेस्ट थे। तो मैंने कुछ और इंस्ट्रूमेंट यहां पर लिख रखे हैं जो कि एग्जाम्स में आपके पूछे जाते हैं, जैसे कि स्पीडोमीटर। ये क्या करता है, व्हीकल की स्पीड को नोट करता है। ये स्फिग्नो मैनोमीटर, ये क्या करता है, ब्लड प्रेशर को नापता है। विस्कोमीटर, ये विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड को नापता है। वोल्ट मीटर पोटेंशियल डिफरेंस को नापता है। सिज्मोग्राफ यहां पर मैंने आपको बता ही दिया, अर्थक्वेक की जो इंटेंसिटी है उसको नापता है। और सेलिनोमीटर, ये सैलिनिटी ऑफ सॉल्यूशन को, मतलब कितना नमक इसके अंदर घुला हुआ है वो नापता है। पायरोमीटर हाईएस्ट टेम्परेचर को नापने के काम आता है। लेक्टोमीटर प्योरिटी ऑफ मिल्क नापने के काम आता है। हाइड्रोमीटर ग्रेविटी ऑफ लिक्विड, मतलब स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड नापने के काम आता है। हाइग्रोमीटर ह्यूमिडिटी ऑफ एयर। और यहां पर आप कंफ्यूज हो सकते हैं, रुकिए मैं आपको हाईलाइट करता हूं। हाइड्रोमीटर स्पेसिफिक ग्रेविटी लिक्विड की, और हाइग्रोमीटर ह्यूमिडिटी इन एयर, मतलब लिक्विड की ह्यूमिडिटी कितनी है एयर में, लिक्विड की प्रेजेंस कितनी है एयर में। तो ये हाइग्रोमीटर बताता है। और स्पेसिफिक ग्रेविटी की लिक्विड की कौन बताता है, हाइड्रोमीटर। तो ये आप ध्यान रखिएगा। और हाइड्रोफोन क्या करता है, साउंड मतलब वाटर के अंदर साउंड को मीजर करता है। तो ये सारी चीजें हैं, इसको एक बार आप जरूर पढ़िएगा, जो कि आपको बेनिफिट देंगे आपके आने वाले एग्जाम में। अगले क्वेश्चन की बात करें, विच अमंग द फॉलोइंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट वॉज नेशनलाइज इन 19
49, तो 1949 में किसको नेशनलाइज किया गया था। तो ये सोचिए कितने तरीके से क्वेश्चन को पूछा गया है। हमको पता है कि आरबीआई को, आप मेरी वीडियो पहले वाली नहीं फॉलो की होगी तो आपकी बहुत बड़ी गलती है। मैंने यकीन मानिए आरबीआई के बारे में इतनी डिटेल बताई हुई है कि शायद अब आपके सीएचएसएल एग्जाम में नहीं पूछेगा। मेरी ये 7th वीडियो है, सीएचएसएल की जो एनालिसिस की 7th वीडियो है। इससे पहले कि आप 6 की 6 वीडियो देखकर आइए, आपको इसके बारे में और एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और यकीन मानिए ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, इसलिए मैंने यहां पर लिया है। ये मेरी 7th वीडियो है, यहां पर मैं इसको शायद 2 से तीसरी बार रिपीट कर रहा हूं, यही क्वेश्चन सेम। तो अगला क्वेश्चन है, ये माफ कीजिएगा नंबरिंग गलत हो गई है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फ्लोज इनटू द बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल में कौन सी रिवर जाकर गिरती है। तो देखिए कृष्णा रिवर ही है जो कि बे ऑफ बंगाल में गिरती है। डायरेक्टली आंसर इसलिए बताया क्योंकि ऊपर ऑप्शन नहीं था। सतलुज की बात करें तो सतलुज नदी क्या होती है, भारत से तिब्बत से निकलती है, निकलने के बाद भारत में आती है और भारत के बाद पाकिस्तान में जाती है। उसके बाद इंडस रिवर में सिंध रिवर है उसमें जाके मिल जाती है और उसके बाद अरब सागर में गिरती है। तो ये आंसर नहीं होगा। रावी की बात करें तो ये भी ऐसा ही कुछ ऊपर फॉलो करती है, मैं आगे दिखाता हूं आपको। व्यास भी ऐसा ही फॉलो करती है। यहां पर आप देखिए, ये मैंने यहां पर डिटेल लगा रखी है, तो आप देख सकते हैं कृष्णा रिवर ये किस तरफ, बे ऑफ बंगाल में गिर रही है। गोदावरी रिवर बे ऑफ बंगाल में गिर रही है। कावेरी रिवर बे ऑफ बंगाल में गिर रही है। महानदी रिवर बे ऑफ बंगाल में गिर रही है। गंगा और यमुना मिल जाती है, मिलने के बाद बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। तो बे ऑफ बंगाल वाली आपने देखी। अब आप यहां देखिए अरब सागर वाली, मतलब अरेबिक सी में कौन कौन सी गिरती है। तो ताप्ती रिवर, नर्मदा रिवर, और यहां पर आप साबरमती रिवर भी यहां पे बहती है तो वो भी यहीं पर गिरती है। और आप ऊपर वाली देखें तो ये सतलुज है, ये रावी है, ये झेलम है और ये इंडस। ये जो नीचे वाली है ना, झेलम, रावी, सतलुज, व्यास, ये सब जाके इंडस में, पाकिस्तान में इंडस में जाके मिल जाती हैं और मिलने के बाद ये कहां चली जाती हैं, अरब सागर में। आप यहां और ज्यादा अच्छे तरीके से देख सकते हैं, सतलुज, रावी, ये यहां पर व्यास है। आप रुकिए, ये व्यास है और ये चेनाब है, ये झेलम है। ये सब कहां मिल रही हैं, इंडस में जाके मिल जा रही हैं। यहां पे देखिए इंडस में मिलने के बाद कहां गिरती हैं, अरब सागर में गिरती हैं। तो इस तरीके से आपको पढ़ना होता है। और एक और रह गई सबसे बड़ी, तो ब्रह्मपुत्र रिवर, जो कि ये भी कहां गिरती है, बे ऑफ बंगाल में गिरती है। चलिए आगे बात करते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है, विच कॉसेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द कॉमन कोल्ड एंड इन्फ्लुएंजा। तो कॉमन कोल्ड और इन्फ्लुएंजा किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होता है। तो फ्लू, इन फ्लू ऐसे याद कर सकते हैं, फ्लू है, फ्लू हमेशा वायरस से होता है और कॉमन कोल्ड भी हमेशा वायरस से होता है। तो आंसर आपका हो जाएगा वायरस। बी ऑप्शन इसका सही है। सारे एक्सप्लेन करता हूं, आप टेंशन मत लीजिए। यहां पर आप देखिए बैक्टीरिया से होने वाली सारी डिसीजेस देखिए। तो ये तो कॉसेस है, मतलब कौन सा बैक्टीरिया इस बीमारी को करता है, लेकिन मैं ये नहीं बताऊंगा, सिर्फ बीमारी के नाम बताऊंगा। तो बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी क्लोरेला, लेप्रोसी, प्लेग, निमोनिया, टिटनस, ट्यूबरक्लोसिस, टाइफाइड और वूफिंग कफ। और अब वायरस से देख लें तो एड्स, चिकन पॉक्स, कॉमन कोल्ड, चिकनगुनिया, डेंगू फीवर, इबोला वायरस सुना होगा आपने, अफ्रीका में काफी फैला था, फुट एंड माउथ, हेपेटाइटिस ए, मिसेल्स, मर्स, मम्स, रेबिस और स्मॉल पॉक्स। ये सारे किससे, वायरस से होने वाली डिसीज है। यहां पर प्रोटोजोआ की मैंने लगा रखी है। तो प्रोटोजोआ का क्या है, एमियोबेटिक डाइसेंट्री, काला आजार, मलेरिया और स्लीपिंग सिकनेस, ये सब किससे होते हैं, प्रोटोजोआ से होते हैं। फंगस रह गया तो आप फंगस से तो समझ सकते हैं, फंगी जो आपके जो दाद, खुजली, स्किन की जो बीमारी होती है वो मोस्टली फंगस से होती है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ खारिफ क्रॉप। तो खारिफ क्रॉप की एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। तो आंसर एक ही, मतलब एक ही है यहां पर। तो आंसर है, माफ कीजिएगा, कॉटन। कॉटन यहां पर आंसर है खारिफ क्रॉप का। और बाकी यहां पर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। तो देखिए सारी लिस्ट लगा रखी है आपके लिए, ऑलरेडी काम करके मैं बहुत आता हूं। तो रावी की बात करें तो ये अक्टूबर से दिसंबर तक उगाई जाती है और अप्रैल और जून के बीच में काट ली जाती है। खारिफ की बात करें तो जून और जुलाई में उगाई जाती है और उसके बाद सितंबर और अक्टूबर में काट ली जाती है। उसके बाद जायद की बात करें तो ये मार्च और जुलाई में इसको उगाया जाता है और काफी लंबी चलने वाली
फसल होती है। यहां पर बात करते हैं रावी फसल। तो रावी फसल में कौन कौन सी आती है? वीट, बार्ले, मटर हो गई, पीज लिखा है तो मटर, ग्राम और मस्टर्ड, ये सारी क्या है? हमारी रबी फसल्स है। और खरीफ फसल्स है राइस, मेज, ज्वार, बाजरा, तुर, मूंग, उड़द, कॉटन, जूट, ग्राउंडनट, सोयाबीन, ये सारी हमारी खरीफ है। जायद की बात करें तो सीजनल फ्रूट है, जैसे कि मैंगो वगैरह हो गया, और वेजिटेबल्स है, फॉडर और क्रॉप्स है। तो ये मतलब कि लंबे समय तक चलती हैं ये। जैसे कि आम का पेड़ है, उसको पेड़ बनने के लिए करीब करीब, जितना मुझे नॉलेज है, करीब करीब 3 साल लगता है। 3 साल के बाद उसमें आम के पेड़ आते हैं। कलमी जो होते हैं, जो बहुत बड़े बड़े होते हैं, उनका साइज वो जल्दी आ जाता है, लेकिन जो देसी होते हैं उनको थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है, वही आते हैं जायद में, वही वाले पेड़ जो होते हैं वो आते हैं जायद में। चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, द स्पीड ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज मेजर इन विच ऑफ द फॉलोइंग सीपीयू साइकिल। मतलब सीपीयू की स्पीड हम किस में नापेंगे? तो एक बात बताओ, जीबी, टीबी, केबी, एमबी, पीबी, ये सब तो स्टोरिंग यूनिट है ना। तो ये थोड़ी ना स्पीड होगी, ये स्पीड नहीं है। स्पीड किस में नापते हैं हम? सीपीयू की हर्ट्ज में। ये क्या है? हर्ट्ज में नापते हैं। चलिए आगे बात, हर्ट्ज किसकी यूनिट है? तो ये भी मैं आपको बता दूं, फ्रीक्वेंसी की एसआई यूनिट है हर्ट्ज। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन यहां पर, द प्रोसेस ऑफ इंपीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी इनिशिएटेड इन। तो इंपीचमेंट जो प्रेसिडेंट का किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है? तो राज्यसभा बट नॉट लोकसभा, तो ये तो गलत। लोकसभा, राज्यसभा और एनी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ये भी गलत। यहां पर अगर जो ये हट जाता ना तो सही हो जाता। मतलब राज्यसभा लोकसभा तो कर सकते हैं, लेकिन लेजिस्लेटिव जो असेंबलीज हैं उनके ऊपर कोई वो इस चीज का जिम्मा नहीं है। लोकसभा बट नॉट, ये भी गलत। आंसर हो जाएगा आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। चाहे आप लोकसभा से स्टार्ट करें, चाहे आप राज्यसभा से स्टार्ट करें, दोनों से इंपीचमेंट इनिशिएट हो सकता है। यहां पे बोला ना इनिशिएट कहां से हो सकता है, तो कहीं से भी हो सकता है, चाहे आप राज्यसभा से शुरू करें, चाहे आप लोकसभा से शुरू करें। चलिए आगे बात करते हैं। यहां पर आपके लिए आंसर है, लेकिन मैंने यहां पर सारे आर्टिकल प्रेसिडेंट से रिलेटेड लगा दिए हैं। तो देखिए, जो आर्टिकल 52 है वो बोलता है कि भारत के पास एक प्रेसिडेंट होना चाहिए। जो आर्टिकल 53 है वो बोलता है जो एग्जीक्यूटिव पावर है यूनियन की, वो किसके अंतर्गत होगी? प्रेसिडेंट के अंतर्गत होगी। आर्टिकल 54 है वो इलेक्शन बताता है प्रेसिडेंट का होगा। 55, मतलब ऐसे नहीं कोई भी किसी को उठा के बैठा दो, नहीं, इलेक्शन कराओ बाकायदा। आर्टिकल 55 बताता है मैनर ऑफ इलेक्शन, किस तरीके से इलेक्शन होगा हमारे प्रेसिडेंट का। 56 बताता है कि कितने टाइम का प्रेसिडेंट का काल होगा, टर्म होगा, मतलब 5 साल का होता है भारत में। और आर्टिकल 57 बताता है एलिजिबिलिटी फॉर री इलेक्शन, मतलब क्या एलिजिबिलिटी है प्रेसिडेंट की री इलेक्शन की। तो भारत देश में तो कोई लिमिट नहीं है, कितनी बार भी आप प्रेसिडेंट बन सकते हैं। आर्टिकल 58 बताता है क्वालिफिकेशन प्रेसिडेंट की, प्रेसिडेंट पद के इलेक्शन की। और आर्टिकल 60 बताता है जो उनको ओथ वगैरह, मतलब उनको शपथ वगैरह दिलाना, कौन दिलाता है? तो हमारे भारत देश का सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है वो दिलाते हैं। और अगर वो अनअवेलेबल है तो उनकी जगह पर सीनियर मोस्ट जो चीफ जस्टिस होंगे वो दिलाएंगे। तो आर्टिकल 61 है, ये इंपीचमेंट के बारे में बताता है। ठीक है, ये आप आर्टिकल्स भी एक बार पढ़ लीजिए क्योंकि इंपॉर्टेंट है, ये वनडे एग्जाम से बहुत पूछे जाते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज कैन बी क्लासिफाइड एज द पार्ट ऑफ सेकेंडरी सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। तो हमसे पूछ रहा है सेकेंडरी सेक्टर कौन सा है इनमें से। तो देखिए, अब मैं चलिए यहां पर आपके लिए डायरेक्टली आंसर बताता हूं। फार्म इक्विपमेंट एंड मैन्युफैक्चर, मतलब जो फार्म में यूज होने वाले इक्विपमेंट है उनको बनाने वाली जो इंडस्ट्री है उसको कहा जाता है सेकेंडरी सेक्टर। चलिए मैं आपको सारे सेक्टर्स यहां पर बताता हूं, आपके लिए लेकर आया हूं, बकायदा अच्छे से काम करता हूं। तो प्राइमरी सेक्टर है वो रॉ मटेरियल पर काम करता है, जैसे कि कुछ उगाना हो, फार्मिंग हो, फिशिंग हो, कोई मतलब सोना जहां से निकलता है वहां से सोने को निकालना हो, कोयले को निकालना हो, तो ये सारे प्रोसेस प्राइमरी में आते हैं। सेकेंडरी क्या होता है? कोई भी कुछ भी मैन्युफैक्चर करना हो, मान लो आपको ट्रैक्टर बनाना है, तो ट्रैक्टर बनाने वाला जो प्रोसेस होगा वो मैन्युफैक्चरिंग सेकंड में आ जाएगा।
यूटिलिटी इलेक्ट्रिसिटी या फिर गैस का काम है वो भी इसमें आ जाएगा। कंस्ट्रक्शन लेबरिंग वगैरह जो घर बनाने वगैरह काम है वो भी सेकेंडरी में आ जाएगा। टर्सरी की बात करें तो ये सर्विस सेक्टर होता है। सर्विस सेक्टर का मतलब जैसे फाइनेंस, कम्युनिकेशन, जो आपसे मान लो फोन में बात करते हैं कि जी सर आप अपने खेत में ये डालिए तो इससे बढ़िया होगा, तो जो बात कर रही है ना वो टर्सरी सेक्टर के मेल या फीमेल है। रिटेल और हॉस्पिटैलिटी मतलब हॉस्पिटल में काम करने वाले लोग भी टर्सरी में आते हैं। रियल एस्टेट और इंफॉर्मेशन जो टेक्नोलॉजी आईटी फील्ड वाले भी टर्सरी में आते हैं। एक होती है क्वाटनरी। क्वाटनरी क्या होता है? एजुकेशन, पब्लिक सेक्टर और रिसर्च में जो काम करते हैं ये सब होते हैं हमारे क्वाटनरी। तो ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करना है और एटलीस्ट रिक्वेस्ट है आपसे एटलीस्ट 10 लोगों को आपको शेयर करना है जिससे कि ये वीडियो फैले और भी ज्यादा लोगों के पास पहुंचे जिसको इसकी जरूरत है। धन्यवाद।